Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। C-TET CDP इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित शब्दावली, संज्ञान, अभिक्षमता, अभिप्रेरणा, स्कीमा, क्रिया प्रसूत, अनुबंधन, अधिगम, अंतरण, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसका अर्थ जानेंगे और इनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और साथियों, इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं, अगर इनका अर्थ हमें आता नहीं है, इसका मतलब हमें पता नहीं होता है, तो क्वेश्चन की भाषा भी नहीं समझ पाते और उत्तर जानने में आसानी नहीं रहती। अगर आप ये जो शब्द पढ़ लेते हैं, इनका प्रत्येक का अर्थ आपको मालूम होता है, तो आप क्वेश्चन की भाषा भी समझेंगे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और सही विकल्प का भी आप चयन कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। और संज्ञान के बारे में हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? संज्ञान कहते किसे हैं? जानने की प्रक्रिया है ये एक। क्या जानने की प्रक्रिया है? ऐसी मानसिक क्रिया है जो चिंतन, निर्णय, भाषा के उपयोग तथा उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। ये संज्ञान है दोस्तों। और संज्ञान के बारे में आप याद रखेंगे, यहाँ पर संज्ञान से संबंधित जितने भी व्यक्ति है, मनोवैज्ञानिक है, वो कौन कौन हो सकते हैं? तो एक तो नाम याद रखना यहाँ पर उलरिक नीसर का। दूसरा नाम आपको याद रखना है जेरोम ब्रूनर का। तीसरा नाम याद रखिए जीन पियाजे का। और चौथा नाम आपको याद रखना है यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की का। और संज्ञान में मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रियाएं शामिल है, जिसमें ध्यान, सोचना, भाषा सीखना, स्मृति, धारणा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। आपको ये भी याद रखना है संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम यानी अवलोकन, अनुभव और समस्या समाधान के जरिए ज्ञान कौशल हासिल करना। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचना का अधिग्रहण और अनुप्रयोग शामिल है। दूसरा शब्द हम यहाँ पर देखते हैं अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या है? तो इसके बारे में यहाँ पर देखो, ऐसी विशेषताओं का संयोग जो व्यक्ति प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्थता का सूचक होता है। बिल्कुल सही बात है, अभिक्षमता। यहाँ पर हम समझ पाए हैं अभिक्षमता के बारे में। इसके प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार की हो सकती है? ये हो सकती है संख्यात्मक, नैतिक अभिक्षमता, मौखिक अभिक्षमता, तार्किक अभिक्षमता और दृश्य तर्क। ये सब इनके प्रकार है। अभिक्षमता के बारे में आपको याद रखना है, अभिक्षमता शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है, यानी दोनों ही तरह की हो सकती है। अभिक्षमता परीक्षण से किसका पता चलता है? अभिक्षमता परीक्षण से छात्रों की समस्याओं का पता चलता है। और फ्रीमेन ने इसके बारे में क्या कहा? फ्रीमेन के अनुसार आपको याद रखना है यहाँ पर अभिक्षमता के बारे में। फ्रीमेन के अनुसार अभिक्षमता का तात्पर्य गुणों तथा विशेषताओं के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट, ज्ञात और संगठित अनुक्रियाओं के कौशल, जैसे किसी भाषा को बोलने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता आदि का पता लगाया जा सकता है। बिंगम के अनुसार भी आप याद रखें अभिक्षमता के बारे में। अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता, प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। अभिक्षमता को आप अभिरुचि भी कह सकते हैं। और अभिरुचि देखो यहाँ पर क्या है? एक या एक से अधिक विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए व्यक्ति की वरीयता, तो यह है अभिरुचि, इंटरेस्ट। स्कीमा, स्कीमा क्या है? तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पर। स्कीमा एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है। जीववाद पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का एक पक्ष या विश्वास है कि निर्जीव वस्तुओं में जीवन के जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये जीववाद है।
अगला शब्द है यहाँ पर, और शब्द को ध्यान से देखना, व्यवहार। व्यवहार ये क्या है? कोई भी प्रकट क्रिया, प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर करता है, जिसका किसी प्रकार प्रेक्षण किया जा सकता है। व्यवहार, व्यवहार यानी कोई भी प्रकट क्रिया, प्रतिक्रिया जो मनुष्य या जानवर करता है, जिसका क्या किया जा सकता है? जिसका किसी प्रकार प्रेक्षण किया जा सकता है, ये व्यवहार है। और व्यवहार का विज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जॉन ब्राडस वाटसन। और व्यवहारवादी सिद्धांतों में आप थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत याद रख सकते हैं, एसआर थ्योरी। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरा आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर प्राचीन अनुबंधन की बात करेंगे तो यहाँ पर पावलोव का सिद्धांत है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। इसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सब प्राचीन सिद्धांत को कहते हैं। और पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। प्राचीन अनुबंधन में अधिगम का एक प्रकार, जिसमें कोई जीव उद्दीपकों को संबंध करना सीखता है, और उसमें मुख्य लक्षण यह होता है कि मूलभूत रूप से तटस्थ लेकिन अनुबंधित उद्दीपक अनानुबंधित उद्दीपक के साथ बार बार युग्मित किए जाने पर वही अनुक्रिया अर्जित कर लेता है जो किसी भी अनानुबंधित उद्दीपक के लिए की जा सकती है। तो ये क्या है? प्राचीन अनुबंधन है। अगला शब्द है यहाँ पर संप्रत्यय। संप्रत्यय किसे कहते हैं, इसके बारे में देखो। यहाँ पर विचारों, वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा अनुभवों की एक सामान्य श्रेणी जिसके सदस्यों में कुछ समान गुण विद्यमान होते हैं, ये संप्रत्यय। अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया, इसके बारे में आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे? प्राचीन अनुबंधन में एक अनुबंधित उद्दीपक के प्रति सीखी गई या अर्जित की गई क्या है? अनुक्रिया है, अनुबंधित अनुक्रिया। प्राचीन अनुबंधन में आप क्या देखते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया के अंतर्गत आप पढ़ते हैं CR थ्योरी। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, वही CR थ्योरी आप यहाँ पर याद रखेंगे। थॉर्नडाइक ने SR थ्योरी दी थी। SR का सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और यहाँ पर ई पावलोव के बारे में आपको याद रखना है। इवान पी पावलोव ने CR थ्योरी दी, यानी CR थ्योरी का सिद्धांत दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत को ही प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में अनुबंधित उद्दीपक क्या है? अनुबंधित उद्दीपक, तो इसमें आपको याद रखना है यहाँ पर तटस्थ उद्दीपक अनानुबंधित उद्दीपक के साथ बार बार साहचर्य से अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर लेता है या प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है? फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में याद रखें। यहाँ पर ऐसा अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है? ऐसा अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? BF स्किनर ने 1938 में दिया ये सिद्धांत। तो ये आप याद रखें। यहाँ पर समीपता अनुबंधन या स्थानापन्नता, यानी उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच संबंध, उद्दीपक तथा उसके द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया समीपता के आधार पर स्थापित होती है। तो ये हैं समीपता अनुबंधन। और यहाँ पर आपको याद रखना है समीपता अनुबंधन के बारे में। समीपता अनुबंधनों का सिद्धांत किसने दिया था?
समीपता अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रतिपादक है इसके एडविन गुथरी, जिसने खरगोश पर प्रयोग किया था। अगला शब्द है परबलन। परबलन क्या है इसके बारे में देखो। परबलन एक अनुक्रिया का अनुसरण करती घटना जो अनुक्रिया घटित होने की प्रवृत्ति को शक्ति देती है। क्या देती है? शक्ति देती है। तो ये है परबलन। और आप याद रखें यहाँ पर परबलन सिद्धांत किसने दिया था? परबलन सिद्धांत क्लार्क एल हल के द्वारा दिया गया 1915 में। इसकी एक पुस्तक का नाम याद रखें, व्यवहार के सिद्धांत। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा पुस्तक में, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया। आवश्यकता की कमी का प्रयोग। अगला शब्द देखो यहाँ पर। अगला शब्द क्या है? मॉडलिंग, प्रतिरूपण। सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है। अधिगम की एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करने की अनुक्रियाएं अर्जित करता है। यह क्या है? मॉडलिंग, प्रतिरूपण। प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या है? किसी वस्तु या घटना की साभिप्राय जांच एवं उसका अभिलेखन, ताकि उसके बारे में तथ्य प्राप्त किए जा सके, अथवा जो भी देखा गया उसके बारे में व्यक्ति अपना निष्कर्ष निकाल सके, यानी व्यक्ति का अपना निष्कर्ष। प्रदीप्ति। प्रदीप्ति के बारे में आप याद रखेंगे यहाँ पर, सृजनात्मक प्रक्रिया की एक अवस्था। विचार, समाधान और नए संबंध उभरते हैं और समस्या से संबंधित सारे तथ्य यथास्थान पर आ जाते हैं। ये प्रदीप्ति है। इसके साथ देखो तर्कणा। ये क्या है? यथार्थवादी चिंतन प्रक्रिया जो तथ्यों के एक समूचे सेट से निष्कर्ष निकालती है। निकटता सिद्धांत के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसके अनुसार वस्तु या उद्दीपक जो निकट है, पास में है, उन्हें एक इकाई के रूप में देखा जाता है और इसे क्या कहते हैं? निकटता का नियम। गेस्टाल्ट का सिद्धांत के बारे में आपको याद रखना है। निकटता का सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का एक नियम है। यह सिद्धांत कहता है कि जो वस्तुएं एक दूसरे के करीब होती है वे समूह बनाती दिखाई देती है। गेस्टाल्ट सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं। इनसाइड लर्निंग थ्योरी, ये आप याद रखें यहाँ पर। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालीन ज्ञान है। कॉलर ने वनमानुष, बंदर, मुर्गी, कुत्ते पर प्रयोग किए। इसके बाद में एक शब्द है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यक्ति को शक्ति देती है, उसे निर्देशित करती है, ये अभिप्रेरणा है। अधिगम अंतरण क्या है? अधिगम अंतरण के बारे में याद रखें। किसी भिन्न स्थिति में पहले के सीखने के कारण एक नई स्थिति में अधिक त्वरित रूप से सीखना सकारात्मक अंतरण है, अथवा पहले के सीखने के कारण एक नई स्थिति में धीरे धीरे सीखना निषेधात्मक अंतरण है। तो दोनों ही चीज़ें आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण कहते हैं साथियों। एक शब्द है शब्द साहचर्य। शब्द साहचर्य क्या है? तो व्यक्तित्व मूल्यांकन तकनीकी जिसमें आम शब्दों द्वारा प्रभावित होकर व्यक्ति अनुक्रियाएं करता है। तदात्मीकरण के बारे में याद रखें। किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्व को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध करने और उनकी विशेषताओं या दृष्टिकोण को स्वीकार करने की प्रक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? तादात्म्य। बहिर्मुखता क्या है फिर? बहिर्मुखता के बारे में याद रखें यहाँ पर। बहिर्मुखता क्या है? व्यक्तित्व की एक विमा जिसमें व्यक्ति की अभिरुचि अपने विचारों या भावनाओं की ओर अंतर्मुखी न होकर प्रकृति या अन्य व्यक्तियों की ओर बहिर्मुखी हो जाती है। यही है बहिर्मुखता।
काम शक्ति या लिबिडो, इसके बारे में भी देखो यहाँ पर फ्रायड ने इस पद को प्रस्तावित किया। फ्रायड की विचारधारा में लिबिडो कामुकता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मात्र थी। तो ये काम शक्ति। अभिसारी चिंतन, ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान, कैसा चिंतन, ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है, ये अभिसारी चिंतन। इसके साथ याद रखें यहाँ पर अपसारी चिंतन के बारे में, ऐसा चिंतन जो मौखिक, आविष्कारशील और लचीला है। ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हो सकते हैं, उन सभी प्रकार के उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है और जो सृजनात्मकता की विशेषता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सृजनात्मकता, अभिनव और असाधारण तरीके से सोचने की योग्यता और समस्याओं को अनन्य ढंग से हल करना, ये सृजनात्मकता। पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया, पढ़ने में होने वाली कठिनाई को व्यक्त करने के लिए एक परिभाषित शब्द है ये, जिसे क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य। संवेदना क्या है फिर? संवेदना के बारे में देखो, किसी भौतिक उद्दीपन की अनुभूति, आत्मसम्मान, आत्म या स्व का व्यापक मूल्यांकन आयाम। संवेदना तो क्या है? किसी भौतिक उद्दीपन की अनुभूति है। और आत्मसम्मान क्या है? आत्म या स्व का व्यापक मूल्यांकन आयाम। यहाँ पर देखो संवेदी प्रेरक अवस्था, पियाजे का यह पहला चरण जिसमें नवजात शिशु शारीरिक और पेशीय क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का संयोजन कर संसार की एक समझ विकसित करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में आपको ये याद रखना है। यहाँ संवेदी अनुकूलन क्या है? संवेदी अनुकूलन के बारे में आप याद रखें। यहाँ पर उद्दीपन के अपरिवर्तित रहने के पश्चात संग्राहक कोशिकाओं में अनुक्रियाशीलता की क्षति, इसे क्या कहेंगे? संवेदी अनुकूलन कहेंगे साथियों। तो साथियों यहाँ पर हमने इस क्लास में क्या जाना, यानी सभी शब्दों के हमने अर्थ पढ़े। यहाँ पर प्रत्येक शब्दों का हमने यहाँ पर मतलब जाना है कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है और ये किससे संबंधित है। तो ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली सीरीज में, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।